बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन, यानी क्रोयन से किस तरह से बचा जा सकता है। इसका मैंने इस टॉपिक का पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने एलोइंग और रिमूवल ऑफ स्टेन, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग ये वाले जो थे वो मेथड डिस्कस किए थे। उसके बाद इस वीडियो का सेकंड पार्ट आया था, इस लेक्चर का सेकंड पार्ट आया था जिसमें फिजिकल मेथड यानी जो मेटालिक कोटिंग है उसको दो तरह से किया जाता है, उसका जो फिजिकल मेथड था वो डिस्कस किया। उसके बाद इसका पार्ट 3 आया जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और क्रोमियम को डिस्कस किया था। आज भी हम इसी टॉपिक को इलेक्ट्रोप्लेटिंग को मजीद डिस्कस करेंगे मजीद एग्जांपल्स के साथ। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किसे कहते हैं वो जो था वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप लास्ट लेक्चर लाजमी देखें ताकि आप उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं? किसी भी मेटल को हमने क्रोयन से बचाना है। अगर वो आयरन है तो आयरन की जो है आयरन के केस में हम क्रोयन को रस्ट कहते हैं यानी जंग। किसी भी मेटल को जब जंग लगता है उसको क्रोयन होता है, उसको हम कहते हैं क्रोयन। लेकिन जब स्पेसिफिकली आयरन को जो है वो क्रोयन लगता है उसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये हमारे पास 100 मेटल्स हैं, इन ये 100 मेटल्स को अगर जो है खराब होती हैं, जंग लगता है तो इनको हम कहते हैं क्रोयन। लेकिन अगर आयरन को लगेगा तो उसको हम कहेंगे रस्ट। ठीक है, ये डिफरेंस है रस्ट और क्रोयन में। अब उनको बचाने के लिए जो डिफरेंट मेथड है उसमें से एक मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, यानी इलेक्ट्रॉन की ब्रेक डाउन से जो प्रोसेस होता है उसमें एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, एक तह बना देती है, जमा हो जाती है। यानी एक मेटल का दूसरी के ऊपर एक जम जाना है, एक तह बना देना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस मेटल को आपने दूसरी के ऊपर चढ़ाना है वो भी साफ सुथरी हो, और जिसके ऊपर आप चढ़ा रहे हैं जिसके ऊपर दूसरी मेटल जाके डिपॉजिट हो जाएगी, एक टैब बना देगी, एक सरफेस बना देगी, उसका भी साफ होना जरूरी है। यहाँ पे जो अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टारगेट मेटल है उसको हमने एल्कलीन, एल्कलीन क्या है? जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं जिस तरह NaOH। ठीक है, ये क्या है? NaOH क्या है? एक बेस है। डिटर्जेंट ये हमने पढ़ा था, कोई भी डिटर्जेंट जो जिस तरह कोई साबुन जो किसी चीज को धोने के लिए साफ करने के लिए इस्तेमाल हो, एल्कलीन डिटर्जेंट सॉल्यूशन जिस तरह कास्टिक सोडा हो सकता है, उसके साथ आपने जो है वो टारगेट मेटल को वॉश करना है एंड इट इज ट्रीटेड विद एसिड। और पहले एल्कलीन के साथ उसके बाद एसिडिक के सॉल्यूशन के साथ जो है आपने उसको ट्रीट करवाना है ताकि उसके ऊपर से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी उसके ऊपर गंदगी है, वो सारी जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद क्या करना है? जिंक को मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवा देना है। किस तरह से? बाय इमर्सिंग। इमर्सिंग का मतलब होता है भिगो के। by immersing it in a chemical bath containing electrolyte zinc sulfate। उन्होंने ये कहा है कि अच्छा, जब मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं की बात, टारगेट मेटल कौन सी मेटल है? जिसके ऊपर दूसरी मेटल ने चढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आयरन जो है उसको मैंने जंग से बचाना है, तो आयरन जो है वो टारगेट मेटल है जिसके ऊपर आपने प्रोसेस करना है। ठीक है, और जो जिंक है वो क्या होगी? जिंक उसके ऊपर जो है उसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देनी है, जिंक को आयरन के ऊपर आपने डिपॉजिट करवा देना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? आपने जो हमारे पास आयरन है इसको आपने एल्कलीन सॉल्यूशन के साथ वॉश करना है। स्टेप नंबर 2, उसको एसिड के साथ जो है वो ट्रीट करवाना है। किसको? आयरन को। ठीक है, आयरन भी हो सकती है, कोई दूसरी मेटल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम आयरन जो है वो सपोज कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 क्या करना है आपने?
एक सोल्यूशन लेना है किसका, जिंक सल्फेट का। फर्स्ट करो ये एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके अंदर आपने आयरन को डाल देना है, ठीक है, जिसको आपने जंग से बचाना है उसको, ये वाली फर्ज करेंगे ये आयरन है, इसके अंदर आपने डाल दिया। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन था किसका, जिंक सल्फेट का, वहां से जो है वो जिंक आके इसके ऊपर इस आयरन वाली जो है आपके पास मेटल, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। कब, जब आप जो है वो करंट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये वाले जो जितने भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रिएक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक इस सेल की जो कंस्ट्रक्शन है इसमें एक डिटेल लेक्चर हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड, और दोनों जो है वो बाहर एक बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हम, क्योंकि ये वाला प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रॉन की ब्रेक डाउन होनी है, तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी यानी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब आप उसको प्रोवाइड करोगे फिर क्या होगा कि जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है वहां से जिंक जो है वो निकलेगा और जाके उस आयरन वाली मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उस आयरन वाली मेटल को बाहर निकाल लेना है ताकि वो जो है उसके ऊपर अच्छे तरीके से जिंक जो है वो डिपॉजिट हो जाए और जम जाए। बिल्कुल इसी तरह जब हम हाथों पे मेहंदी की एक जो है वो तय लगाते हैं या मेहंदी लगाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं ताकि वो जम जाए। इस तरह नहीं ना होता फौरन धो लेते या फिर उसको मल नहीं लेते। सेम इसी तरह हम उसे निकालेंगे, थोड़ा कूल डाउन करेंगे ताकि वो जो जिंक है उसके ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ जाए। सेकंड उन्होंने आपको एग्जांपल दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, ये भी सेम वैसे ही जो है वो एक्ट करेगी, वैसे ही इसका प्रोसेस है जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हैं। टिन इज यूजली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील, वो ये कह रहा है कि जिस तरह हमने किसी भी मेटल के ऊपर किसी भी मेटल को चढ़ा सकते हैं, जिस तरह हमने जिंक पढ़ा था, ठीक है, सिल्वर पढ़ा था, क्रोमियम पढ़ा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो टिन है, टिन जो है वो यूजली किसके ऊपर, ज्यादातर हम उसको स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड करवाते हैं, दूसरी मेटल्स के ऊपर कम करवाते हैं, ज्यादातर हम कहां पे करवाते हैं, स्टील के ऊपर। बाय प्लेसिंग स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन सॉल्ट, ठीक है, आपने क्या करना है, स्टील को एक कंटेनर के अंदर डाल देना है और उस कंटेनर के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेनर के ऊपर टिन सॉल्ट, यानी टिन का टिन क्या है, टिन एक मेटल है, जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो साल्ट बनता है, ठीक है, और वाटर बनता है, और साल्ट को, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि टिन का साल्ट यानी टिन क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, टिन फ्लोराइड हो सकता है, कोई भी टिन का आप साल्ट ले लें, ठीक है, उसको जो है वो आपने इस कंटेनर के अंदर आप जो है वो सपोज कर लें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टिन साल्ट है। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो है वो स्टील की मेटल को जो है इसके अंदर इमर्स कर देना है, इमर्स का मतलब है भिगो देना है। फिर क्या होगा, द स्टील इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, चूंकि ये जो है स्टील वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे as a cathode while the other electrode made of tin metal act as an anode, ठीक है, ये as a cathode और दोनों एनोड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वन इज कॉल्ड एनोड एंड द सेकंड वन इज कैथोड। दोनों का जो है वो बाहर से आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, किसी सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहां से जो है वो जब एनर्जी मिलेगी फिर वहां से जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो टिन का साल्ट था वो टिन जो है वो वहां से निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा और आके जो है वो स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन हो गई है और स्टील जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड है, किसके साथ, स्टील के ऊपर टिन की एक लेयर चढ़ गई है। और ये तो हमने इलेक्ट्रो प्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ लिया। अब वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का एक और फायदा भी है, और वो फायदा ये है कि जो इम्प्योर कॉपर होती है, इम्प्योर का मतलब क्या होता है, नाखालिस, जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हों, कुछ जो है वो डस्ट, इम्प्योरिटीज में कुछ भी हो सकता है, कुछ डस्ट वगैरह हो सकती है, कोई मिट्टी या फिर कुछ इम्प्योर चीजें, ठीक है, नाखालिस चीजें। अब आपके पास एक कॉपर है और ये कॉपर क्या है, ये इम्प्योर है यानी नाखालिस है, इसकी आपने रिफाइनिंग करवानी है। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि उसको आपने साफ करना है, जो इम्प्योरिटीज हैं उनको प्योर से अलग करना है, दोनों को अलग अलग करना है। यानी अगर ये सारा कॉपर इम्प्योर है ये वाला सारा, तो इसको आपने खालिस बनाना है।
तो यहाँ भी जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। वो किस तरह से, वो इस तरह से इस्तेमाल होता है कि आपने ये करना है कि आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना है, ठीक है, उसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। जो होगा ना आपके पास नाखालस, वो एक्ट करेगा एज एन एनोड, और जो प्योर होगा वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड। आपने ये करना है कि जो है एक प्योर कॉपर ले लेनी है और एक इम्प्योर कॉपर ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो आपने ये करना है कि जो प्योर कॉपर है, ठीक है, वो एक्ट करेगा यहाँ पे एज अ कैथोड। जो प्योर होगा वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड, और जो इम्प्योर होगा, जो खालस नहीं है, जो ना खालस है, वो एक्ट करेगा एज एनोड। अब आपने क्या करना है, कैथोड और एनोड दोनों को कनेक्ट कर देना है विद अ बैटरी। ये बाहर किससे कनेक्ट है, ये बाहर बैटरी से कनेक्ट है। जो बड़ा होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं और जो स्मॉल होता है उसको नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। इसको आपने एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब आप जो है सेल को, बैटरी को ऑन कर देंगे, यानी करंट प्रोवाइड करना कर देंगे, तो ये जो इम्प्योर कॉपर होगा, ठीक है, ये वाला जो इम्प्योर है, जिसके अंदर जो है ना खालिस है, जिसके अंदर जो है वो सारी डस्ट पार्टिकल इम्प्योरिटीज है, वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो है जो प्योर कॉपर है और जो इम्प्योर है वो यहाँ से अलग होना शुरू हो जाएगा। और करंट आपने ऑन ही रखना है, करंट आपने प्रोवाइड करते रहना है, सेल ऑन ही होगा। उसके बाद क्या होगा, जो प्योर वाला होगा वो आ ही जाएगा, और आके कहाँ पे, जो प्योर वाला है, यानी प्योर कौन सा था, कैथोड, कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जो यहाँ पे ना खालस था, जिसको मैंने येलो कलर से शो करवाया है, यानी जो एक्ट कर रहा है एज एनोड, वो क्या करेगा, वो बारीक होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वो घुल ही जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक चीनी का बना हुआ चम्मच दे रही हूँ, और इस मतलब एक चम्मच है जिसके अंदर सिर्फ चीनी ही चीनी है, उसको पानी के अंदर आप हल करते जाओगे, तो जाहिर सी बात है जिस तरह पानी के अंदर चीनी हल होती जाएगी, वो चम्मच है वो घुलता जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल इसी तरह ये जो इम्प्योर था, उसके अंदर से प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज अलग होती जा रही है, वो स्मार्ट ही होता जाएगा पतला, क्योंकि उसके अंदर से सारा जो मटेरियल वो खत्म होता जा रहा है। जो इम्प्योर होगा वो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा, और जो प्योर होगा वो जाके इस प्योर कॉपर जो कि एक्ट कर रहा है एज कैथोड, उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। impure copper is refined by the electrolytic method in the electrolytic cell. impure copper act as an anode. उन्होंने भी यहाँ पे ये बताया कि जो impure है वो किस तरह काम करता है, वो एक्ट करता है एज एन एनोड, और जो प्योर है वो एक्ट करता है एज कैथोड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ये कह रहा है कि एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। और कॉपर एटम फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर लूज इलेक्ट्रॉन टू द एनोड एंड डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस। और वो ये बता रहा है आपको कि जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, और जो वहां पे जो कॉपर है, जो इम्प्योर कॉपर है, वो कौन सी है, वो एनोड पे है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, अपने आयंस बना देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास कैथोड है वहां पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है एडिशन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन होंगे। द कॉपर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड बिकम न्यूट्रल। और वो ये आपको बता रहा है कि जो कैथोड है वहां पे रिडक्शन होगी और वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। और जो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये एक नेचुरल सी बात है कि जो पॉजिटिव चीज होती है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Where they gain electron from the cathode and become neutral and deposit on the cathode. In the process, impure copper is eaten away and purified copper deposit on the cathode. वो ये आप बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इम्प्योर कॉपर है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल घुल जाता है, और जो प्योरिफाइड कॉपर है जो यानी कि खालिस होता है वो क्या होता है, वो जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, वो जमा हो जाता है। नीचे जो है आपको एक पिक्चर भी दिखाई है जहां पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि जो इम्प्योर कॉपर था वो किस तरह से मिक्स हो गया है उस
सॉल्यूशन के अंदर, और फिर वो वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो जाके इस प्योर कॉपर के ऊपर जाके जो है वो डिपॉजिट हो गए हैं। सेम उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि जो इम्प्योर थी वो एक्ट कर रहा है एज एन एनोड, और जो प्योर था वो एक्ट कर रहा है एज कैथोड, और दोनों को जो है वो बाहर एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव सिरे से यानी एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट है, और जो नेगेटिव वो नेगेटिव से कनेक्ट है। जो बड़ी लाइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव को शो करती है, और जो छोटी होती है वो नेगेटिव को शो करती है। नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट है। ऐसा ऐसा क्या होगा कि जो इम्प्योर कॉपर था वहां से वो ईटन वे खत्म हो जाएगा, वहां वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और जो प्योर कॉपर होगा वो जाके प्योर कॉपर यानी कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यानी इस प्रोसेस से हम सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं बल्कि जो इम्प्योर चीजें हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।